हेलो एवरीवन, आप सभी का अपनी यूट्यूब क्लासेस निहारिका क्लासेस में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आप सभी मस्त होंगे। चलिए, हमारी क्लास के अंदर हम लोग जो पिछली क्लास में पढ़ रहे थे कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पढ़ रहे थे। और कंप्यूटर हार्डवेयर में हमें जो चार चीज़ें पढ़नी थी उसमें से हमने 2 चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। जैसे कि हमें कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर पढ़ना था, हमको सबसे पहले कंप्यूटर हार्डवेयर में पढ़ना था इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। उसके बाद में हमें पढ़ना था आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस भी हमने जो है पूरी कंप्लीट कर ली है। एक आउटपुट डिवाइस को हमने देख लिया है और उन पे बनने वाले प्रश्नों को भी हमने अच्छे से देख लिया है। उसके बाद में आज हमें पढ़नी है प्रोसेसिंग यूनिट, पढ़नी है प्रोसेसिंग डिवाइस या प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो प्रोसेसिंग डिवाइस या प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और इसके बाद हमारी जो लास्ट बचेगा वो बचेगा स्टोरेज डिवाइस। जब हम प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस के बारे में कंप्लीटली पढ़ लेंगे तो हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर, वो स्टार्ट करने वाले हैं प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती है या प्रोसेसिंग यूनिट किसे कहते हैं। और इसी के अंदर प्रोसेसिंग डिवाइस प्रोसेसिंग यूनिट में हम पढ़ेंगे सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे, हम मदरबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। मदरबोर्ड पे जो अलग अलग पोर्ट पाए जाते हैं, किस पोर्ट से किस क्रम में, मतलब जो 2 प्रकार के पोर्ट होते हैं, एक होता है सीरियल पोर्ट, एक होता है पैरेलल पोर्ट। तो किस पोर्ट में जो है हम माउस को या मॉनिटर को अटैच करते हैं और किस पोर्ट में हम जो है प्रिंटर या स्कैनर को पोर्ट करते हैं, मतलब कनेक्ट करते हैं। तो ये सभी हम देखेंगे। और हम ये सभी किस में देखेंगे? हम देखेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस में। तो हार्डवेयर वाले जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ उसके अंदर हमने ये 2 पॉइंट कर लिए हैं। आज हम इस 3rd पॉइंट पे बात करने वाले हैं जिसे कहते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस या इसी को हम कहेंगे प्रोसेसिंग यूनिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास में आज का नया पॉइंट, नया टॉपिक प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए, अब प्रोसेसिंग यूनिट का जैसे ही नाम आता है, प्रोसेसिंग यूनिट को लेके जैसे ही नाम आता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है प्रोसेसर। और प्रोसेसर क्या है? प्रोसेसर अगर हम बात करें पूरे एक कंप्यूटर सिस्टम में, जैसे हम प्रोसेसर नाम को याद करेंगे और हमारे दिमाग में आएगा सीपीयू। बिकॉज कि कंप्यूटर में जो भी काम हम कंप्यूटर को करने के लिए देते हैं उस काम को करता कौन है? उस काम को एक्चुअली में करता है सीपीयू। तो यानी आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि प्रोसेसर डिवाइस में हमें पढ़ना क्या है। चलिए, तो बात करते हैं कि प्रोसेसर डिवाइस, तो प्रोसेसर डिवाइस या इसको ही हम प्रोसेसर यूनिट कहेंगे। और इसी को हम क्या कह सकते हैं? इसी को हम कह सकते हैं सिस्टम यूनिट। चलिए, तो देख लेते हैं कि सिस्टम यूनिट या प्रोसेसर यूनिट क्या होती है। सिस्टम यूनिट या प्रोसेसर यूनिट किसे कहते हैं और इसमें कौन कौन से डिवाइस है जिनको हम शामिल करेंगे और उनके बारे में हम जो है एक डिटेल से पढ़ेंगे और कैसे कैसे उन पे प्रश्न बनेंगे उन सबको भी हम डिटेल से चर्चा कर देंगे। चलिए, तो हमें पढ़ना है सिस्टम यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट। बेसिकली हम अगर कंप्यूटर का वर्क देखें तो कंप्यूटर किस प्रकार से काम करता है। भाई हम शुरू से इस क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं, मतलब जो कंप्यूटर की अब तक की क्लासेस हो चुकी हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रत्येक क्लास में ये जिक्र ज़रूर हुआ है कि कंप्यूटर एक्चुअल में काम कैसे करता है। सबसे पहले यूज़र के द्वारा, अब यूज़र कौन? कि भाई हम कंप्यूटर का उपयोग करें तो हम ही यूज़र हैं। हमारे द्वारा सबसे पहले कंप्यूटर को कुछ निर्देश दिए जाते हैं। जो निर्देश हम देते हैं वो कहलाता है इनपुट, कि आपने कंप्यूटर को कुछ इनपुट किया है। चलिए, जो निर्देश हमने दे दिए कंप्यूटर उन निर्देशों को समझता है, उन निर्देशों को पढ़ता है और फिर उन निर्देशों पे कार्य करता है। तो कंप्यूटर में जो निर्देश आपने दे दिए हैं उन निर्देशों पे एक्चुअल में काम करता कौन है? उसके लिए हमने कंप्यूटर पे किसको बिठा रखा है जो उन निर्देशों को पढ़ेगा और काम को करेगा। तो वहाँ पर सबसे पहले बात आती है कि भाई उन निर्देशों को प्रोसेस करने का काम, उन निर्देशों पे काम करने का काम कौन करता है? सीपीयू करता है। अब सीपीयू खुद स्वयं क्या है? सीपीयू एक छोटी सी माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है। सीपीयू की मैं बात करूँ तो सीपीयू लाइक इतनी छोटी सी एक माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है और ये चिप जिस बोर्ड पे लगी होती है उस बोर्ड को हम कहते हैं मदरबोर्ड। और ये मदरबोर्ड कहाँ होता है? तो जो आप मतलब नॉर्मली हमें जो छोटी क्लासों में भी सिखाया गया है, आज भी हम जो है हमारे मुँह पे यही रहता है कि कंप्यूटर सिस्टम जो है, जैसे कि लाइक ये कंप्यूटर का मॉनिटर है,
और कंप्यूटर से ये कीबोर्ड जुड़ा हुआ है या माउस जुड़ा हुआ है, और इस कंप्यूटर के पास में जो ये बॉक्स पड़ा होता है जिससे हम मेरा कीबोर्ड को जोड़ते हैं, जिससे हम प्रिंटर को जोड़ते हैं, इस बॉक्स को ही हम क्या मान लेते हैं, इस बॉक्स को ही हम कह देते हैं CPU। जबकि एक्चुअल में ये बॉक्स CPU नहीं है। CPU तो एक चिप होती है जो इसके अंदर मदरबोर्ड पर लगी होती है। बट कंप्यूटर के अंदर जो काम किए जाते हैं, कंप्यूटर में दिए गए निर्देशों पे जो प्रोसेस किया जाता है वो CPU के कारण किया जाता है। CPU ही किसी कार्य को प्रोसेस करता है। इस कारण से इस बॉक्स, पूरे बॉक्स को ही हम क्या मान लेते हैं, CPU मान लेते हैं। या यूँ कह दो कि इस बॉक्स का सबसे मेन भाग जो होता है, इस बॉक्स का सबसे मेन भाग जो होता है, मेन पार्ट जो होता है वो होता है CPU। इस कारण से इस पूरे बॉक्स को ही हम क्या कहते हैं, CPU। और वैसे बेसिकली ये जो बॉक्स होता है इसको हम सिस्टम यूनिट बॉक्स या प्रोसेसिंग यूनिट बॉक्स कहते हैं। चलिए, तो इस तरीके से आपको समझ में तो आया ही है कि भाई हमारा कंप्यूटर है वो सबसे पहले दिए गए निर्देशों को अच्छे से पढ़ेगा, उनकी पहचान करेगा, फिर उन निर्देशों पे काम करेगा, और इन निर्देशों पे काम करने के पश्चात वो हमें आउटपुट के रूप में परिणाम जो है आउटपुट डिवाइस के माध्यम से वापस लौटा देता है। तो चलिए अब देखते हैं कि सिस्टम यूनिट या प्रोसेसिंग यूनिट क्या है। तो सिस्टम यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि यह एक ऐसा बॉक्स है, यह एक ऐसा बॉक्स है जिसमें CPU विभिन्न डिवाइसेस की भी मैं अभी बात करूंगी कि हम यहाँ पे किस डिवाइस की बात कर रहे हैं। विभिन्न डिवाइसेस, जिसमें CPU, विभिन्न डिवाइसेस तथा सर्किट देखो, विभिन्न डिवाइसेस हो गई, CPU हो गई, सर्किट हो गए, ये सभी जो है एक मदरबोर्ड पर लगे होते हैं, ठीक है। एक ऐसा बॉक्स है जिसमें CPU, विभिन्न डिवाइसेस तथा सर्किट एक मदरबोर्ड पर लगे होते हैं। प्रोसेसिंग यूनिट, अब वही बॉक्स क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है या सिस्टम यूनिट बॉक्स कहलाता है, ठीक है। प्रोसेसिंग यूनिट की यदि हम बात करें तो इसका मुख्य भाग होता है CPU। इसका मुख्य भाग क्या होता है, CPU। इसका मुख्य भाग CPU होता है। यानी कि हम अगर बात करें पूरे प्रोसेसिंग यूनिट की तो इसमें से मेन जो है हमें CPU के बारे में ही सबसे ज़्यादा पढ़ना है, और जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट में CPU को लेके या मदरबोर्ड को लेके ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इसका मेन भाग क्या होता है, इसका मेन भाग होता है CPU होता है, ठीक है। तो चलिए अब एक एक करके हम देख लेते हैं कि CPU है, हमें इसमें देखो CPU को भी पढ़ना है। इसके हमें जो है विभिन्न डिवाइसेस की मैं बात करूँ कि जैसे कि रैम और रोम चिप जो होती है, हालांकि रैम और रोम चिप एक स्टोरेज डिवाइस है, उसको हम मेमोरी वाले चैप्टर में ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ जो मैंने लिखी है विभिन्न डिवाइसेस, तो विभिन्न डिवाइसेस की मैं बात करूँ तो जो जैसे कि रैम और रोम चिप जो होती है वो भी मदरबोर्ड पे लगी होती है। साथ के साथ हम बात करें कि आपके कंप्यूटर में गेम है तो उस गेम का गेम कार्ड भी जो होता है उसके लिए हमें कार्ड लेना होता है, वो कार्ड भी कहाँ लगा होता है, मदरबोर्ड में लगा होता है। अगर आप किसी अपने कंप्यूटर में किसी साउंड सिस्टम को जोड़ रखे हैं तो साउंड कार्ड भी आपको वहाँ लगाना होता है। अगर आप जो आपके जितने भी ग्राफिक्स होते हैं उन ग्राफिक्स के इनके सबके कार्ड भी कहाँ लगे होते हैं, मदरबोर्ड पे लगे होते हैं। तो इस कारण से यहाँ लिखा गया है विभिन्न डिवाइसेस, ठीक है। चलिए सर्किट की बात करें तो सर्किट का मतलब ये हुआ कि आप इस बॉक्स से प्रिंटर को किस प्रकार अटैच करते हैं। भाई प्रिंटर भी इस बॉक्स से जुड़ता है, इस बॉक्स के पीछे जो है बहुत सारे सर्किट होते हैं। हम प्रिंटर भी जोड़ सकते हैं, हम प्लॉटर को भी जोड़ सकते हैं, हम माउस को भी जोड़ सकते हैं, है ना। तो आप अलग अलग डिवाइसेस को इस पोर्ट के माध्यम से जो है इस बॉक्स में जोड़ते हैं। मतलब उनके जो हम ऐसे कह दें कि उसके जो कनेक्टर पोर्ट होते हैं वो इसी बॉक्स के पीछे लगे होते हैं। तो यहाँ पर सर्किट की भी बात हो गई है। चलिए अब बात करते हैं कि इसका मुख्य भाग CPU होता है। तो हमें जो अब पढ़ना है वो पढ़ना किसके बारे में है, हमें पढ़ना है CPU के बारे में कि CPU क्या होता है। चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे CPU। सबको इसकी फुल फॉर्म मालूम होती है क्योंकि छोटी कक्षा से ही हमें CPU की फुल फॉर्म को रटा दिया जाता है, ठीक है। तो CPU की फुल फॉर्म को सबसे पहले CPU की फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को अगर हिंदी में नाम पूछ लिया जाए तो इसका होता है केंद्रीय संसाधन इकाई। ठीक है, तो हमें दोनों नाम याद होने चाहिए क्योंकि जानकारी कभी भी आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए, जानकारी हमेशा पूरी होनी चाहिए। तो सीपीयू की फुल फॉर्म हमने देख ली है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय संसाधन इकाई। अच्छा, अब सुनिएगा कि जिस तरीके से हमारे शरीर में कोई भी अंग कैसे काम करेगा, इसके निर्देश जो होते हैं कैसे काम करेगा और उस अंग से हम कैसे कार्य करवाएंगे, ये सारा का सारा मैकेनिज्म किसके पास होता है? हमारे ब्रेन के पास, हमारे मस्तिष्क के पास। यानी मस्तिष्क ही है जिसमें ये सोचने की क्षमता होती है कि हम जो है किसी भी क्रिया के प्रति कैसी प्रतिक्रिया देंगे। कोई अगर हमसे सामने आके बात कर रहा है तो वो हमसे क्या पूछ रहा है या वो क्या बात बोल रहा है, उसको पहले हम समझते हैं और फिर उसके बाद में हम उसका रिप्लाई देते हैं। तो सेम चीज़, वही काम यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम यूनिट में कौन करता है सीपीयू। कि कंप्यूटर को जो भी निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों को पहले पहचानना और उन निर्देशों को फिर उस पर काम करना और काम करके फिर यूज़र को उसका रिप्लाई देना, ये पूरा समझ कौन करता है? सीपीयू करता है। तो जिस तरीके से हमारे शरीर में हमारा मस्तिष्क हर कार्य को करने के लिए तैयार रहता है, उसी तरीके से कंप्यूटर में या सिस्टम यूनिट में किसी भी काम को करने के लिए कौन तैयार रहता है? सीपीयू। तो इस बेस पे हम जो है सीपीयू को कंप्यूटर सिस्टम यूनिट का मस्तिष्क कह सकते हैं, मतलब इसका ब्रेन कह सकते हैं क्योंकि ये प्रोसेसिंग का काम करता है। ठीक है, इसको हम प्रोसेसर भी कह सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर के अंदर सारी जो भी कैलकुलेशन होती है वो इसी के अंदर प्रोसेस की जाती है, तो इसको हम प्रोसेसर भी कह सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम जो है इस सीपीयू के लिए कुछ इसकी मेन लाइन्स लिख लेते हैं कि इसे हम क्या क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहले कि हम यहाँ लिखेंगे कि सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग तथा कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। चलिए, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क या कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। इसके लिए हम एक चीज़ और लिख सकते हैं कि इसे हम प्रोसेसर भी कहते हैं, या ब्रेन तो इसे कह ही रही हैं, मस्तिष्क इसको हम कह ही रहे हैं, साथ ही साथ हम लिखेंगे कि इसको कंप्यूटर का प्रोसेसर भी कहते हैं। भाई मेनली कंप्यूटर का प्रोसेसर पूछे तो हमारे दिमाग में माइंड में आना चाहिए सीपीयू का नाम। कंप्यूटर का प्रोसेसर भी कहते हैं। कंप्यूटर का प्रोसेसर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से सीपीयू की सबसे पहले हमने फुल फॉर्म देखी, फिर सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग तथा कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, कंप्यूटर का प्रोसेसर भी कहते हैं। और सीपीयू काम कैसे करता है तो उसको भी हम लिखते हैं। तब तक के लिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम नेक्स्ट लिखते हैं कि ये सीपीयू जो है, ये सीपीयू इस काम कैसे करता है, इसका मेन कार्य क्या होता है, और फिर देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं। मतलब सीपीयू जो है उसके मेन 3 भाग कौन कौन से हैं और वो 3 भाग भी किस प्रकार से काम करते हैं। चलिए, हम पढ़ रहे हैं प्रोसेसर यूनिट, और प्रोसेसर यूनिट में हम मेन प्रोसेसर को पढ़ रहे हैं। मेन प्रोसेसर कौन सा है? सीपीयू। मेन प्रोसेसर कौन सा है? सीपीयू। चलिए, अब सीपीयू के कार्य देखते हैं कि सीपीयू कार्य कैसे करता है। सीपीयू के कार्य की मैं बात करूं, सीपीयू के कार्य की हम बात करें तो हम इसके लिए कह सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में दिए गए निर्देशों को पहचान कर उन निर्देशों को क्रियान्वयन करना, उन पे प्रोसेसिंग करने का कार्य होता है किसका? सीपीयू का होता है। तो हम लिखेंगे कंप्यूटर सिस्टम को यूज़र द्वारा जो निर्देश प्रदान किए जाते हैं उन्हें क्रियान्वयन या प्रोसेसिंग करके आउटपुट के रूप में बदलने का
का कार्य CPU द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो है CPU का कार्य भी समझ में आ गया कि कंप्यूटर सिस्टम को यूज़र द्वारा जो निर्देश प्रदान किए जाते हैं उन्हें क्रियान्वयन या प्रोसेसिंग करके आउटपुट के रूप में बदलने का काम किसका होता है? CPU का होता है। इसी कारण से इसको प्रोसेसर कहते हैं। पहला इसका मेन काम तो यही होता है। फिर दूसरा यदि हम बात करें तो CPU जो है मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित भी करता है, इनमें कोऑर्डिनेट भी करता है कि इन दोनों यूनिटों के बीच में, जैसे भाई इनपुट डिवाइस हुई, आपकी आउटपुट डिवाइस हुई, इन सब के बीच में कार्यों का समन्वय भी करता है, कोऑर्डिनेट भी करता है। तो ये काम कौन करता है? ये काम करता है आपका CPU। तो लिखेंगे CPU मेमोरी इनपुट वे आउटपुट डिवाइस, CPU मेमोरी इनपुट वे आउटपुट डिवाइस, CPU मेमोरी इनपुट वे आउटपुट डिवाइस के मध्य समन्वय करके इन पर नियंत्रण भी करता है, इनके कार्यों पर नियंत्रण भी करता है, इनके कार्यों पर नियंत्रण भी करता है। तो इस तरीके से जो है CPU के दो मेनली काम हो गए हैं। तो CPU के दो मेनली काम कौन कौन से? सबसे पहले तो ये किसी भी दिए गए निर्देश या दिए गए इनपुट को प्रोसेस करता है और उसको आउटपुट के रूप में चेंज करता है। ठीक है, और कंप्यूटर में ये मुख्य काम प्रोसेसर का करता है, इस कारण से इसको कंप्यूटर का प्रोसेसर कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से इनके कार्य हो गए। अब देखते हैं कि कंप्यूटर के मुख्य खुद के कितने भाग होते हैं, मतलब CPU के कितने भाग होते हैं। तो CPU के मुख्य 3 भाग होते हैं। CPU स्वयं जो है इसके अंदर 3 भाग होते हैं। इस बॉक्स के अंदर या इस पूरे CPU के अंदर जो है 3 भाग होते हैं। अब वो 3 भाग इसके कौन कौन से हैं? एक होता है इसमें ALU, जिसको हम कहते हैं अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, एक होता है इसमें कंट्रोल यूनिट CU, और एक इसमें होता है मेमोरी। ठीक है, मेमोरी वैसे स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन हम यहाँ लिख लेते हैं ALU, CU और मेमोरी। तो CPU के 3 मुख्य भाग कौन से होते हैं? तो यह भी छोटे छोटे सरल से प्रश्न बन जाते हैं। कभी कभी हमें इस तरीके के सरल प्रश्न भी जो है कम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि CPU के मेन मुख्य 3 भाग कौन से होते हैं? तो CPU के मेन मुख्य भाग होते हैं ALU, CU और मेमोरी। ये एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन की हम पढ़ रहे हैं प्रोसेसिंग यूनिट, तो फिर ये भी प्रश्न बन जाता है कि प्रोसेसिंग यूनिट में सबसे मेन भाग कौन सा होता है? तो प्रोसेसिंग यूनिट में सबसे मेन भाग होता है CPU, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर में किसी भी कार्य को करता कौन है, किसी भी कार्य को क्रियान्वित कौन करता है, किसी भी डाटा को प्रोसेस कौन करता है? तो CPU करता है। तो ऐसे प्रश्न भी हमें नॉर्मल सी भाषा में सरल तरीके से देखने को मिल सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं CPU के तीनों भागों को एक एक करके। चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं CPU के तीनों भाग, और इन तीनों भाग को एक एक करके। पहले इन भागों को पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि ये तीनों पार्ट्स काम कैसे करते हैं। तो पहले वो स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके बाद इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे। अगर हम बात करें CPU की, तो देखिए कि CPU किस प्रकार से काम करता है। CPU के अंदर हम बात करें तो CPU में मेन 3 भाग होते हैं, और ये 3 भाग किस प्रकार से एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हुए किसी कार्य को करते हैं। चलिए, ये CPU के मेन जो 3 भाग हैं उनको हमने याद लिख लिया है। ठीक है, अब किस तरीके से हम इनपुट इसके अंदर देते हैं, कैसे ये इसको प्रोसेस करता है और कैसे ये सारी डाटा को वापस आउटपुट डिवाइस के अंदर भेजता है। यहाँ आपकी लगी होती है इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस के माध्यम से आप कोई डाटा कंप्यूटर के अंदर ऐड करते हो, और आउटपुट डिवाइस के माध्यम से आप उस डाटा को वापस जो है आउटपुट डिवाइस पे प्राप्त करते हो। ठीक है, तो देखिए कैसे काम होता है कंप्यूटर में। सबसे पहले इनपुट डिवाइस के माध्यम से, अब इनपुट डिवाइस कौन सी? इनपुट डिवाइस जैसे लाइक कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, है ना, जो
जो भी हमारे इनपुट डिवाइस है, उन इनपुट डिवाइस के माध्यम से सबसे पहले हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं कुछ करने का कार्य, यानी कंप्यूटर को हम कोई कार्य सौंपते हैं, ठीक है। तो जो भी डाटा कंप्यूटर को दिया जाता है वो इनपुट डिवाइस के माध्यम से कहाँ पहुँचता है, कंप्यूटर सिस्टम में पहुँचता है। कंप्यूटर सिस्टम में ये दिया गया निर्देश किसके पास पहुँचता है, CPU के पास पहुँचता है। किसके पास पहुँचता है, CPU के पास। अब CPU के पास भी ये डाटा सबसे पहले किसके पास पहुँचेगा, जो ये डाटा इनपुट डिवाइस के द्वारा दिया गया है उसको हम कहते हैं रो डाटा। रो डाटा का मतलब होता है जो डाटा व्यवस्थित नहीं है, जो काम व्यवस्थित नहीं है। ये काम CPU को कार्य करने के लिए दिया ही इसीलिए गया है क्योंकि ये व्यवस्थित तरीके से नहीं है, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे रो डाटा, ठीक है। तो यहाँ CPU में जो ये मेमोरी स्टोरेज डिवाइस होती है, यहाँ ये मेमोरी होती है दो प्रकार की, एक होती है रैम मेमोरी, एक होती है रोम मेमोरी। रैम मेमोरी जो होती है वो होती है अस्थायी प्रकार की मेमोरी। कैसी मेमोरी होती है, अस्थायी प्रकार की। इसको आगे हम मेमोरी वाले चैप्टर में और डिटेल से, बिल्कुल इसका डिटेल से एक्सप्लेनेशन लेंगे कि रैम मेमोरी कैसे काम करती है, रोम मेमोरी कैसे काम करती है। यहाँ जस्ट हमें ये समझना है कि CPU के जो मेन ये तीन भाग है वो कैसे एक दूसरे अपने कार्यों को समन्वित करते हैं, एक दूसरे अपने कार्यों को कोऑर्डिनेट करते हैं। उसी के लिए मैं ये फिर से समझा रही हूँ, जबकि ये हमारी पिछली क्लास में व्याख्या हो चुकी है इसको लेके। चलिए, तो रैम जो अस्थायी मेमोरी होता है, तो सबसे पहले इनपुट किया गया डाटा इस रैम मेमोरी के पास जाता है। फिर कंट्रोल यूनिट, जिसको कहते हैं नियंत्रण इकाई, ये कंट्रोल यूनिट जो है इस ALU को ऑर्डर देती है कि CPU के पास में एक कच्चा डाटा आ चुका है, रो डाटा आ चुका है, आप उसको अपने पास ले जाइए मेमोरी से। तो ALU इस मेमोरी के पास आता है, कौन सी मेमोरी के पास, रैम मेमोरी के पास। यहाँ से कच्चे डाटा को अपने पास लेके जाता है, उसको सोल्व करता है। सोल्व करने के बाद में वापस कंट्रोल यूनिट इसको आदेश देता है कि अगर आपने डाटा को सोल्व कर दिया है तो इस डाटा को वापस मेमोरी के पास भेज दो। तो डाटा को वापस जब मेमोरी के पास भेजा जाता है तो वो किस मेमोरी के पास भेजा जाता है, रोम के पास। यानी कच्चा डाटा तो कहाँ होता है, रैम मेमोरी में, और प्रोसेस किया हुआ डाटा कहाँ होता है, रोम मेमोरी में, ठीक है। और ये दोनों ही ऑर्डर कौन देता है ALU को, कंट्रोल यूनिट। यानी हम कह सकते हैं कि कंट्रोल यूनिट की सबसे पहले इसकी जिम्मेदारी होती है कि इनपुट डिवाइस के द्वारा जो डाटा आ रहा है वो रैम मेमोरी में पहुँच जाए, और फिर रैम मेमोरी से वो डाटा ALU के पास पहुँच जाए, ALU उसको प्रोसेस कर दे। प्रोसेस करने के बाद ALU वापस उस डाटा को रोम मेमोरी में भेज दें। फिर यहाँ से आउटपुट डिवाइस को ऑर्डर मिलता है कि रोम मेमोरी के पास डाटा प्रोसेस किया हुआ है, उसको आप लीजिए और आउटपुट डिवाइस यानी मॉनिटर स्क्रीन पे यूज़र को दिखाइए, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो कि CPU का अगर हम मेन काम देखें तो जो एक लाइन हमने लिखी CPU के लिए कि CPU जो होता है वो इनपुट, आउटपुट और मेमोरी डिवाइस, इन तीनों के कार्यों को नियंत्रित करता है। तो भाई इसी के ऑर्डर पर सब काम हो रहा है। इस CPU में जो ये कंट्रोल यूनिट बैठा है ये सबको ऑर्डर देता है, इनपुट यूनिट को देता है डाटा एंटर करने के लिए। फिर रैम मेमोरी के पास कच्चा डाटा होता है, उसको भेजा जाता है ALU के पास, ALU उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस डाटा रोम के पास आता है। फिर आउटपुट डिवाइस को ऑर्डर मिलता है रोम मेमोरी से प्रोसेस डाटा को यूज़र के समक्ष प्रस्तुत करने का। तो इस तरीके से जो है ये हमारा CPU काम करता है। अब जो इसके मेन तीन भाग हैं उन तीनों भाग को हम एक एक करके डिटेल से पढ़ लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ये तो आपको पहले भी मैंने क्लास में समझाया है, तो ये बहुत अच्छे और बेसिकली तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलिए, अब बात करते हैं हम कि यहाँ पर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या होती है। CPU का पहला भाग हम देख रहे हैं ALU। CPU का पहला भाग होता है ALU, जिसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इनका कभी कभी हिंदी में नाम भी पूछ लिया जाता है। तो इसका हिंदी में नाम होता है अंकगणितीय एवं तार्किक इकाई। अंकगणितीय एवं तार्किक इकाई। अंकगणितीय एवं तार्किक इकाई, ठीक है। तो यहाँ पर अंकगणितीय एवं तार्किक इकाई का काम क्या है वो हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। चलिए, तो इसको अंकगणितीय एवं तार्किक इकाई क्यों कहते हैं, क्योंकि ये CPU का एक ऐसा भाग है, ये CPU का एक ऐसा भाग है जो अंकगणितीय घटनाओं को सोल्व करता है, तार्किक घटनाओं को सोल्व करता है। तो इसी कारण से इसका नाम है अंकगणितीय या तार्किक इकाई, अर्थमेटिकल या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यह CPU का एक ऐसा भाग है, यह CPU का एक ऐसा भाग है जिसके द्वारा अंकगणितीय
जिसके द्वारा अंकगणितीय, अब अंकगणितीय में क्या क्या हो सकता है ना, जिसके द्वारा अंकगणितीय, तो अंकगणितीय में क्या क्या हो सकता है, जैसे अंकगणितीय की हम बात करें तो जैसे जोड़, बाकी, गुणा, जोड़, बाकी, गुणा, भाजक, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसके द्वारा अंकगणितीय गणनाएं तथा तार्किक गणनाएं क्या होती हैं, है ना। तो तार्किक गणनाएं की यदि हम बात करें तो जैसे बराबर है या नहीं, जैसे बराबर है या नहीं, छोटा है या बड़ा, छोटा या बड़ा। अंकगणितीय व तार्किक गणनाएं, अंकगणितीय तथा तार्किक गणनाएं जिस छोटा है या बड़ा, तो इसको यहाँ ऐसे लिखोगे आप कि बराबर है या नहीं, या छोटा या बड़ा, ठीक है, ग्रेटर देन या लेस देन, छोटा या बड़ा, ठीक है। ये गणनाएं जो है तो यहाँ पर अंकगणितीय व तार्किक गणनाएं करता है, ठीक है। तो ये सीपीयू का एक ऐसा भाग है जो अंकगणितीय व तार्किक गणनाएं करता है, ठीक है। इसी के कारण इसको कहते हैं अंकगणितीय व तार्किक इकाई। इसे हम क्या कहेंगे, अंकगणितीय व तार्किक इकाई। चलिए, तो सीपीयू का एएलयू क्या काम करता है ये समझ में आ गया है आपको कि भाई इसके द्वारा जो है अंकगणितीय यानी अर्थमेटिक, और इसके ही द्वारा तार्किक गणनाएं यानी कि लॉजिकल जो है वो जो क्रियाएं होती है उनको प्रोसेस किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम सीपीयू का जो सेकंड पार्ट था सीयू, जिसे हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट का सही तरीके से हिंदी में नाम क्या होगा, नियंत्रण इकाई। यानी कि इनपुट डिवाइस से इनपुट लेना उसको, अब कंट्रोल यूनिट का जो कार्य है उसको एक लाइन में समझने का प्रयास कीजिएगा। इनपुट यूनिट से इनपुट लेना, उसको एएलयू के पास भेजना, एएलयू से प्रोसेस करवाना, प्रोसेस करिए हुए डाटा को आउटपुट के पास भेजना। यानी इनपुट से लेके डाटा प्रोसेसिंग वाली प्रक्रिया, उसके बाद में वापस आउटपुट वाली प्रक्रिया, इस सारे प्रोसेस पे कंट्रोल किसका होता है, सीयू का, कंट्रोल यूनिट का। यानी कि ये इसको नियंत्रित करती हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि ये कंप्यूटर सिस्टम के, इसके लिए हम लिखेंगे कि यह कंप्यूटर सिस्टम के, यह कंप्यूटर सिस्टम के सभी कंपोनेंट, कंप्यूटर सिस्टम के सभी कंपोनेंट्स यानी घटक, सभी कंपोनेंट्स यानी घटक के कार्यों को नियंत्रित करता है, के कार्यों को नियंत्रित करता है, ठीक है, के कार्यों को नियंत्रित करता है। ये कंप्यूटर सिस्टम के सभी घटक या कंपोनेंट्स की गतिविधियों को या कार्यों को नियंत्रित करता है, साथ ही साथ समन्वित भी करता है यानी कोऑर्डिनेट भी करता है। साथ ही साथ इनके कार्यों को समन्वित यानी कोऑर्डिनेट भी करता है, समन्वित भी करता है, कोऑर्डिनेट भी करता है। तो इस तरीके से जो है ये कंट्रोल यूनिट का काम भी हमने देख लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जो है हम आगे पढ़ते हैं कि मेमोरी कौन कौन सी मेमोरी होती है इसके अंदर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब। चलिए, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट सीयू के लिए हम एक लाइन और लिख सकते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि मेमोरी यूनिट जो है वो कैसे काम करती है। चलिए, तो देखिएगा हम पढ़ रहे थे सीयू के बारे में, एक लाइन हम लिख चुके हैं सीयू के बारे में, एक लाइन हम यहाँ पे छोटी सी और लिखेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम का यह भाग, कंप्यूटर सिस्टम का यह भाग जिसके द्वारा सभी गतिविधियाँ, अब जिसके द्वारा सभी गतिविधियाँ कौन सी, जिसके द्वारा सभी गतिविधियों जैसे
गतिविधियों जैसे इनपुट डाटा प्रोसेस, आउटपुट आदि को क्रियान्वित तथा नियंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पर जो है हमने CU यानी कंट्रोल यूनिट का भी पूरा काम देख लिया है कि ये कैसे किस प्रकार से काम करता है। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट आती है, हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं CPU का मेमोरी। तो मेमोरी क्या है एक्चुअल में, CPU के अंदर ये मेमोरी क्या होती है भाई। मैं आपको एक पेन से इसलिए इस पर लिख रही हूँ क्योंकि यही पेन जो है सबसे ज़्यादा अच्छा चलता है, तो शायद आपको यहाँ पर एक बेटर क्वालिटी दिखाई दे, तो इसलिए अब हम एक ही पेन से लिखेंगे और एक ही पेन से आपको नोट्स बनाने, ठीक है। चलिए, मैटर नहीं करता है कि हम यहाँ किस पेन से लिखें, मैटर करता है कि कंटेंट कैसे पढ़ाया जा रहा है और कितना अच्छा कंटेंट और कितने सरल तरीके से पढ़ाया जा रहा है। चलिए, तो देखिए मेमोरी की यदि हम बात करें तो मेमोरी में सबसे पहले कि यह है कंप्यूटर का एक इलेक्ट्रॉनिक स्थान है। ये कंप्यूटर का एक इलेक्ट्रॉनिक स्थान है जहाँ पर किसी भी डाटा या प्रोग्राम को संग्रहित यानी स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो मेमोरी जो है वो CPU का कौन सा भाग है, जैसे मैंने आपको बताया था कि CPU के अंदर जो है सबसे पहले जो है इन डाटा इनपुट किया जाता है और वो डाटा होता है रॉ मटेरियल। वो रॉ मटेरियल या रॉ डाटा जो है सबसे पहले किसके पास जाएगा, किस जगह जाके मतलब जो है स्टोर होगा, तो वो जाता है मेमोरी के पास। और मेमोरी में भी कौन सी मेमोरी के पास में, रैम मेमोरी के पास में। हम कह सकते हैं कि रैम मेमोरी हमेशा जो है कच्चे मटेरियल यानी कच्चे डाटा को अपने पास संग्रहित करके रखती है, ठीक है। फिर जब वो डाटा प्रोसेसिंग के लिए उसके वहाँ से चला जाता है तो प्रोसेस होने के बाद में जो स्थायी डाटा होता है वो स्थायी मेमोरी के पास में होता है, और स्थायी मेमोरी कौन सी है, रोम मेमोरी, ठीक है। चलिए, तो डाटा को स्टोर किया जाता है। अब यहाँ पर मेमोरी की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों लगा होता है CPU में ये मेमोरी वाला भाग, क्यों ज़रूरत है हमें कंप्यूटर के अंदर मेमोरी की, क्योंकि डाटा को स्टोर करने की भी ज़रूरत है। और जो डाटा मान लो कि हमने प्रोसेस कर दिया है, लेकिन उस प्रोसेस डाटा की मान लीजिए कि अभी भी हमें ज़रूरत है और हमने उसका आउटपुट देख लिया है, लेकिन कुछ वर्षों बाद हमें फिर उस डाटा की आवश्यकता पड़ेगी, तो कंप्यूटर में कोई ना कोई ऐसा स्थान होना चाहिए जहां हम इस डाटा को सेव करके रख सकें। जैसे कि हम मनी को सेव करके रखते हैं बैंक में, ताकि फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम वहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे कि हम बुक्स में नोट्स नोट करके रखते हैं, क्योंकि हमें अगर फ्यूचर में किसी कंपटीटिव एग्जाम को और देना पड़ा तो ये नोट्स हमारे पास पहले से लिखे हुए मिलेंगे और हम इसको पढ़ सकेंगे। तो इसी तरीके से कंप्यूटर में एक ऐसा स्थान होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्थान होता है जहाँ पर डाटा को स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके लिए लिख सकते हैं स्टोर किया जाता है ताकि जब कंप्यूटर को फिर से डाटा की आवश्यकता हो तो कंप्यूटर यहाँ से डाटा को ले सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो है CPU में एक भाग होता है मेमोरी। चलिए, तो इस तरीके से हमने जो है CPU जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट थी, हमारी जो प्रोसेसिंग यूनिट हम पढ़ रहे थे, उस प्रोसेसिंग यूनिट का जो मेन भाग था CPU, उसको हमने पढ़ लिया है। और यहाँ पर जो मेमोरी है, मेमोरी के बारे में सिर्फ मैंने अभी CPU से रिलेटेड ही इसके बारे में बताया है, क्योंकि ये CPU का भाग होती है तो उससे उतना ही मैंने बताया है। इस मेमोरी के बारे में कि कौन कौन सी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है, उन सबको हम देखेंगे हमारे स्टोरेज डिवाइस के अंदर, क्योंकि जो हार्डवेयर का चौथा पार्ट है वो है स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। तो वहाँ स्टोरेज डिवाइस में हम मेमोरी वाले चैप्टर को पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। आपका मेमोरी वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, साथ ही साथ आपकी स्टोरेज डिवाइस भी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए, तो यहाँ पर जो है हमने CPU वाला पार्ट जो है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर, वो होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो नेक्स्ट प्रोसेसिंग यूनिट में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मदरबोर्ड। तब तक के लिए आप इस क्लास को अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा, पढ़ते रहिएगा, और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के साथ में। हम अगली क्लास में पढ़ेंगे मदरबोर्ड। आपको मेरी वीडियोस
बहुत 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 अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।